गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 2 दिन क्लास बीच में ऑफ रही क्योंकि रीज़न ये था कि स्कूल में एक मीटिंग थी और उसके इंस्पेक्शन से रिलेटेड थोड़े से काम थे, इसलिए उसमें क्लासेस आपकी नहीं हो पाई। वापस मिलते हैं आज सरफेस केमिस्ट्री के अंदर और हम लोग डिस्कशन जो चल रहा था हमारा वो चल रहा था प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन, कॉलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण। और उसमें बता दिया था कि जो पेप्टाइजेशन है, जो पेप्टीकरण है, उसमें क्या करते हैं, अतिरिक्त मात्रा के अंदर जो कॉलॉइड उसके अंदर विद्युत अपघट्य होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको निकालना ही कहलाता है आपका पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। उसके बाद फिर आज हम लोग उसमें देख रहे थे, 2 हमारे पास में हो गए थे। उसमें डायलिसिस कर लिया था हम लोगों ने, अपोहन कर लिया था, और इलेक्ट्रिकल डायलिसिस विद्युत अपोहन हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं इसका तीसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और उसका नाम था, बता सकते हैं कोई क्या नाम था? उसका नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम था उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, ये नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। और अति सूक्ष्म निस्यंदन मैंने क्या बताया था आपको? अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या बताया था बच्चों मैंने आपको कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें कॉलॉइड विलयन को एक फिल्टर पेपर से छानते हैं बच्चे। ये फिल्टर पेपर है, बड़े बड़े छेद है इसमें से, कॉलॉइड कण भी गुजर सकते हैं। फिर कहेंगे सर ये तो छनेगा कैसे? इसमें इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बड़े बड़े छेद होता है इस फिल्टर पेपर में। फिल्टर पेपर में क्या होता है, इसके छेदों को छोटा किया जाता है। और इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं बताओ? इसको छोटा करने के लिए इसको एक विलयन में डुबोते हैं जिसका नाम है कोलोडियम। क्या है भैया? कोलोडियम। फिल्टर पेपर के छिद्रों को छोटा करने के लिए इसको जिस विलयन में डुबोते हैं उस फिल्टर का नाम है, उस विलयन का नाम है कोलोडियन। और कोलोडियन क्या होता है भैया, ये पूछा जाता है। ये होता है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है विद अल्कोहल या ईथर। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन ईथर या अल्कोहल के साथ। ये चिपक तो गया लेकिन छानेंगे तो वापस हटने की चांस है, इसलिए इसको सख्त बनाने के लिए हम लोग फिर इसको डुबाते हैं। HCHO नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको अगर डिफाइन करूंगा तो क्या करूंगा कि भैया इस प्रकार इस विधि के अंदर क्या करते हैं, कॉलॉइड विलयन को विशेष फिल्टर पेपर से छाना जाता है। इस फिल्टर पेपर के छिद्रों को छोटा करने के लिए कोलोडियन में इसको डुबाया जाता है। और कोलोडियन क्या होता है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन होता है, जिसके छिद्रों को कड़ा बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या HCO में डुबो देते हैं। उसके बाद वो छान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टार लगा लीजिए और लिखिए। अब खास बात यह, राजस्थान बोर्ड में इसको बुक में छापा ही नहीं, कोलोडियन को नहीं छापा है, तो इसलिए टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, कोलोडियन नहीं है। लेकिन आप लिखेंगे कंपटीशन में कोलोडियन पूछा जाता है किसका मिश्रण है, ठीक है, लिखेंगे इसके अंदर। शोधन की इस विधि में कॉलॉइड विलयन को एक विशेष फिल्टर पत्र के माध्यम से छाना जाता है। एक विशेष फिल्टर पत्र के माध्यम से छाना जाता है, जिसमें
बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। अतः इन छिद्रों का आकार छोटा करने के लिए इस फिल्टर पत्र को कोलोडियन में डुबोया जाता है। कोलोडियन 4% नाइट्रोसेलुलोज का ईथर एवं अल्कोहल के साथ मिश्रण होता है। 4% नाइट्रोसेलुलोज का ईथर एवं अल्कोहल के साथ मिश्रण होता है। उसके पश्चात इस फिल्टर पत्र को फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोया जाता है, जिससे ये छिद्र सख्त हो जाते हैं या कठोर हो जाते हैं तथा इससे कोलाइडी विलयन को छान लिया जाता है। तथा इस फिल्टर पत्र से कोलाइडी विलयन को छान लिया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे in this purification method colloidal solution are filtered with a specific filter paper which have large hole. The size of these holes are very large, so it will be decreased by suspending the filter paper into collodion. And collodion is 4% nitrocellulose solution. And collodion is 4% nitrocellulose solution with alcohol and ether. After then this filter paper dip into the formaldehyde solution which form this filter paper hard and rough. Is that clear? तो बच्चों ये था हमारे पास में अल्ट्राफिल्ट्रेशन में आ गया कि भैया कोलाइडी विलयन को छाना जाता है एक फिल्टर पेपर से, लेकिन छानने से पहले दो काम करते हैं। पहले उसको कोलाइडी में डुबा के साइज छोटा करते हैं और छेदों को परमानेंट छोटा रखने के लिए उसको फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारे पास में प्योरिफिकेशन मेथड्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला लेक्चर आता है, अगली जो टॉपिक आता है इसके अंदर, वो है हमारे पास में बच्चों कोलाइडी विलयनों के गुण। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण। तो बच्चों गुण कौन कौन से हैं इसके अंदर? सबसे पहला है ये, इसके अंदर विषमांगता, हेटेरोजेनिसिटी, विषमांगता। आपको पता है बच्चों कि कोलाइडी विलयन जो है उनमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। और कणों का बड़ा आकार कार्य होने के कारण दोनों मिक्स नहीं हो पाते, इसलिए यूं कह सकते हैं भैया कि ये क्या होता है? एक विषमांगी तंत्र होता है। समझ में आ गया? आप हेटेरोजेनस होता है क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट अलग अलग नजर आते हैं। जैसे पानी में आप तेल मिलाते हैं, तेल में पानी मिलाते हैं, आप तो देखेंगे उसके अंदर दोनों फेज अलग अलग नजर आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं भैया कि ये क्या होता है? विषमांगी सॉल्यूशन होता है, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होता है। लिखिए इसके अंदर लिखेंगे colloidal solution is a heterogeneous solution due to large size of colloid particle। लिखिए कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है। कोलाइडी
कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है क्योंकि इसमें कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है। सेकंड लिखेंगे इसके अंदर, अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। आपने देखा होगा कि कोलाइडी विलयन को हम लोग थोड़ी देर रख दें तो क्या होगा, पानी नीचे रह जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा अलग से सरफेस पर। या आपको मैं एक और सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपने ट्यूबवेल से कुएं से कई बार पानी लिया होगा, पानी को रखने थोड़ी देर रखते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर फ्रेश ऊपर आ जाता है। ये भी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, जो आपका बोरिंग का जो पानी होता है उसके अंदर, तो उसमें क्या धूल मिट्टी ऊपर होती है ना, रेस्ट पार्टिकल ऊपर होते हैं, उसमें पहले तो तैरते रहते हैं, थोड़ी देर आपको उसको रख दोगे तो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो अस्थिरता कहते हैं इसके अंदर। तो लिखिए colloid solution is an unstable solution. Colloid solution is an unstable solution because due to large size of colloid particle, these particles settle down due to gravitational force। लिखिए कोलाइडी विलयन अस्थिर होता है, अर्थात कोलाइडी विलयन को कुछ समय रखने पर कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। थर्ड इसके अंदर आता है बच्चों, और वो आता है इसके अंदर थर्ड आप लिखेंगे बच्चों, थर्ड इसके अंदर आप कौन सा लिखेंगे बताइए? थर्ड इसके अंदर आप लिख देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत कण संचलन, वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में आए हैं भैया। क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्या है भैया? अगला है हमारे पास में इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मान लीजिए आपके पास में एक यू शेप की ट्यूब है, ये एक यू शेप की ट्यूब आपने बना दी, लीजिए साहब, ये एक यू शेप की ट्यूब आपके पास बन गई, और इसके अंदर क्या किया आपने? इस यू शेप की ट्यूब के अंदर क्या किया बच्चों? आपने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? इसके अंदर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने। ये लीजिए साहब, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हो गए। इसको कहा मैंने एनोड और इसको कहा मैंने कैथोड। और अब क्या किया इसके अंदर? इसमें मैंने कोलाइडी विलयन भर दिया। ये लीजिए कोलाइडी विलयन भर दिया साहब इसके अंदर। जब कोलाइडी विलयन भर देते हैं तो देखने को मिलता है कि कैथोड एनोड की तरफ तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जाके मूव करता है। सारे नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो कैथोड एनोड की तरफ चले जाते हैं, और कैथोड की तरफ क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव चार्ज मूव होते हैं, प्लस जो है कैथोड की तरफ मूव होता है। कहने मतलब होता है ये कैथोड जो है आपका ये नेगेटिव होता है तो इसकी तरफ पॉजिटिव जाता है, और एनोड आपका पॉजिटिव होता है तो उसकी तरफ नेगेटिव जाता है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी हो गई। और डेफिनेशन क्या हो गई भैया? कि कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर गमन, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिख लेंगे कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर गमन, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर गमन,
विद्युत कण संचलन कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स, movement of colloid particles towards opposite charged electrode, opposite charged electrode is known as electrophoresis, is known as electrophoresis, is known as electrophoresis। अब खास बात ये बच्चों इसके अंदर कि इसके अंदर इसके एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं हम लोग क्या, भाई इसमें एक यूट शेप की ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड लगा है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ये है, लेकिन अपन को केवल डायग्राम बना काम है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका मान लीजिए 2 नंबर का आ जाता है, 1 नंबर में तो आपको डेफिनेशन लिख देंगे, 1.5 नंबर में डेफिनेशन लिख देंगे, डायग्राम बना, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है फिर लिख देंगे इसके अंदर, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू टाइप की ट्यूब लेते हैं, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं भैया हम देखते हैं कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड की तरफ माइनस चार्ज जो है मूव होता है। समझ में आ गया, ये होता है। बोलिए क्लियर हो गया। तो पहला हो गया आपका विषमांगता, ठीक है, बड़े कणों का सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट अलग होता है, परिक्षिप्त प्रावता प्रक्षेपण माध्यम दोनों अलग अलग नजर आते हैं। अस्थिरता अनस्टेबिलिटी, थोड़ी देर रख देंगे तो नीचे बैठ जाएगा, अनस्टेबिलिटी, विद्युत कण संचलन, करंट लगा देंगे तो विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर गमन होगा। इसके बाद डायग्राम बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो फिर बना लेना। इसके बाद बच्चों अगली चीज आते हमारे पास में आती है, वो आता है इसके अंदर ब्राउनी गति, ब्राउनी मोशन। ब्राउनी मोशन क्या है बच्चों, जब कॉलॉइड पार्टिकल ऋतिक रोशन की स्टाइल में चलता है, ऋतिक रोशन मतलब इधर चला मैं उधर चला, ये तो पार्टिकल का आप किधर भी घुमा सकते हो, तीसरी बड़ी बात है। कोलाइड कणों का अनियमित गति, इसको बोलते हैं यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कभी इधर कभी उधर। इसी का दूसरा नाम है जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन। तो यूं कह सकते हैं जिगजैग मोशन और रैंडम मोशन ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनी मोशन। इसको ब्राउनी क्यों बोला साहब, वजह ये थी कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन को आप जानते होंगे, रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी डिस्कवरी। समझ में आ गया आपको। लिखिए इसके अंदर कोलाइड कणों का यादृच्छिक दिशा या अनियमित दिशा में गति, कोलाइड कणों की यादृच्छिक दिशा या अनियमित गति को ब्राउनी गति कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रैंडम मोशन ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स, रैंडम मोशन ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल इज नॉन एज random motion of colloid particles, random motion of colloid particle is known as Brownian motion, Brownian motion. It is discovered by Robert Brown, it is discovered by Robert Brown, and it is also known as zigzag motion, and it is also known as zigzag motion। क्लियर बच्चों। तो ये था आपका ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन। इसके बाद में ये डायग्राम बना लेना नीचे। उसके बाद में आता है अणु संख्यता, या अणु संख्यता यूं कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे जानते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन वाला चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है। 4 बताई थी आपको,
कथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये 4 चीज बताई थी। ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और आपको पता है यार, अगर इस क्लास के अंदर मान लीजिए मैं छोटे छोटे बच्चे बिठाऊंगा तो मान लीजिए 30 बच्चे आ सकते हैं, तो वहीं मोटे मोटे अगर बिठा दूंगा तो कितने आएंगे? 10 ही आएंगे, 12 आएंगे, 20, 15 आ जाएंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि कणों का आकार बड़ा होता है, तो इसलिए इसके अनुसंख्यक गुणधर्म भी क्या होते हैं? कम होते हैं। लिखिए, कोलाइडी विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलाइडी विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलाइडी विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म ब्रैकेट में लिखेंगे इसके अंदर विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, 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 ब्रैकेट बंद नहीं करना है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कॉमा कथनांक में उन्नयन, कॉमा लिखेंगे कथनांक में उन्नयन, कॉमा हिमांक में अवनमन, तथा परासरण दाब, चारों लिखने। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। परासरण दाब क्या लिखा? कोलाइडी विलयनों का अनुसंख्यक गुणधर्म का मान, ब्रैकेट के बाद लिखेंगे का मान कम होता है क्योंकि कणों का आकार बड़ा होता है। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिखेंगे, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉमा ब्रैकेट में चलेगा भैया, कॉमा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर कॉमा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉमा ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्रैकेट बंद करेंगे। क्या लिखा आगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में आगे लिखेंगे of colloidal solution is less than as compared to real solution due to large size of particle, इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है, अगली जो चीज आती है बच्चों हमारे पास में, वो आता है अवसादन सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन क्या होता है बच्चों? सेम आपका अस्थिरता को शो करता है सेडिमेंटेशन। कोलाइडी कणों का नीचे बैठना है, उसका सेडिमेंटेशन कहलाता है। और आपने देखा होगा बच्चों, किसी भी कोलाइडी को जोर जोर से घुमा के रख दो आप, तो नीचे क्या होगा? पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर क्या किया आपने? डस्ट के पार्टिकल थे, थोड़ी देर पानी को रखते हैं तो क्या होगा? पार्टिकल डस्ट के नीचे बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे? तो ऐसे ही बैठना है, इसके कहलाता है अवसादन। लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोलाइडी कणों का नीचे बैठना, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोलाइडी कणों का नीचे बैठना, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोलाइडी कणों का नीचे बैठना अवसादन कहलाता है। कोलाइडी कणों का नीचे बैठना अवसादन कहलाता है। सेटल डाउन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल, settle down the colloid particle due to gravitational force is known as sedimentation। लिख लेंगे बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद में अगली जो प्रॉपर्टीज हमारे पास में आती है, अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास में आएगी बच्चों, वो है चार्ज ऑन, या रंग लिख लो आप लोग, रंग भी मत लिखो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इधर देखिए, मान लीजिए आपके पास में ये कोलाइडी विलयन है,
ये एक विलयन है कोलाइड विलयन, जिसमें कोलॉइड पार्टिकल आपको नजर कराता हूँ मैं। ये कोलॉइड पार्टिकल इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, ये कोलॉइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जब कोई लाइट इसके अंदर आएगी तो क्या होती है, लाइट इनसे टकराती है, लाइट इनसे टकराती है इस तरीके से, और एक लाइट बीम नजर आता है। क्या नजर आता है, लाइट बीम, किरण पुंज बोलते हैं इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। और मैं आपको बताऊं खास बात, टिंडल इफेक्ट आपने सबने देखा हुआ है। कैसे, कई बार आप किचन में जाते हैं और कोई बारिश से हो से क्या होता है, लाइट आती रहती है, तो आप देखते हैं उस लाइट के अंदर या उस सूरज की रोशनी के अंदर देखते छोटे छोटे पार्टिकल घूमते रहते हैं। देखा सबने लोगों ने, भाई घर के अंदर क्या होता है, किचन के अंदर हम देखा होगा, जब कोई लाइट आती रहती है किचन के अंदर आती है, तो आपने क्या देखते हैं किचन के अंदर जब से लाइट अंदर आती है, वो सूरज की लाइट आती है, तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल घूमते हुए नजर आते हैं। कई बार छोटे जो होल्स होते हैं उनसे भी लाइट आती है, तो भी हमें रूम के अंदर दिखते हैं। और जैसे टॉकीज वगैरह में जाओगे आप, तो पीछे जो प्रोजेक्शन करते हैं, मूवी दिखाते हैं, वो जो प्रोजेक्टर की जो लाइट है उसके अंदर भी आपको धूल के पार्टिकल घूमते हुए नजर आएंगे। तो यूँ कह सकते हैं डेफिनेशन की हो गई कि भाई जब कोलाइड विलयन के अंदर जब कोई लाइट जाती है तो हमें किरण पुंज दिखाई देता है। पूर्ण नहीं है, पुंज है, ये ध्यान रखना, किरण पुंज। तो इसे कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। लिखिए जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड विलयन में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें कोलाइड विलयन में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें कोलाइड विलयन में प्रवेश करती हैं, तो एक किरण पुंज दिखाई देता है, तो एक किरण पुंज दिखाई देता है, तो एक किरण पुंज दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू टिंडल इफेक्ट, when a light enter into the colloidal solution, then the beam of light observed, this effect is known as Tyndall effect। लेकिन टिंडल प्रभाव की शर्त ये अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में है, लेकिन नीट वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए टिंडल प्रभाव की शर्त जरूर लिखेंगे। टिंडल प्रभाव की शर्त, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखेंगे इसके अंदर, परिक्षिप्त कणों का आकार, तरंग आकार या व्यास, परिक्षिप्त कणों का आकार या व्यास तरंग देरे से बहुत कम नहीं होना चाहिए, लिख लिया, बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो वेवलेंथ आ रही है और जो कणों का व्यास है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत अंदर चल जाता है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं चलता है, कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा। सेकंड लिखेंगे इसके अंदर, बच्चों इसके अंदर, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर अधिक होना चाहिए। तो आपको पता है किसी भी कोलाइड विलयन में दो चीज होती है, एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम। अब खास बात ये बच्चों कि यह इसमें पहले वाले पॉइंट में मैंने लिखाया कि जो भैया परिक्षेपण जो माध्यम है आपका, परिक्षेपण जो माध्यम है
ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। परिक्षिप्त जो कण होते हैं, परिक्षिप्त जो कण थे उनका आकार और तरंग दैर्ध्य के व्यास में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो सब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अंदर जो कणों के अंदर जो अंतराल होता है, साइज का जो अंतराल होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, अपवर्तनांकों का अंतर अधिक होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये दो कंडीशन है, एक नोट करके और लिख लेंगे टिंडल प्रभाव में। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, टिंडल प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टिंडल इफेक्ट नहीं, सही फर्स्ट लिखेंगे इसमें लिखेंगे फर्स्ट द पार्टिकल, the parameter of colloid particles, the parameter of colloid particle should not very low as compared to wavelength of light, as compared to wavelength of light। सेकंड लिखेंगे the difference between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium should be very high। The value of दोबारा बोल रहा हूँ ये वाला मैं, the value of refractive index of dispersed phase and dispersion medium should be very high। समझ में आ गया बच्चों। और नोट करके लिख देंगे टिंडल इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ4। टिंडल इफेक्ट, तो आगे समझ में बच्चों। उसके बाद में अगला जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास में आती है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी आती है कलर इन कोलॉइड सॉल्यूशन, रंग। लिखे देखो बच्चों, कोलॉइड विलयन का जो रंग होता है उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है, उसकी वजह जो होती है बच्चों वो ये होती है, कोलॉइड विलयनों के रंग की जो वजह होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ठीक है, लिखिए कोलॉइड विलयन विभिन्न रंग दर्शाते हैं। 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 ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कोलॉइड सॉल्यूशन शोज डिफरेंट colors due to large particle, due to scattering of light। समझ में आ गया बच्चों। लिख लिया आप लोगों ने। तो अपना पहला क्या हो गया, विषमांगता, दूसरा हो गया आपका अस्थिरता, तीसरा हो गया विद्युत कण संचलन, चौथा हो गया ब्राउनी गति, पांचवा हो गया अनुषंगिक गुणधर्म, छठा हो गया अवसादन सेडिमेंटेशन, सातवां हो गया टिंडल इफेक्ट और आठवां हो गया आपका कलर ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स, कोलॉइड सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग, अगला लिखेंगे चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध साल छोड़ करके रिपीट होता है याद है ना। और कंपटीशन में तो दुनिया भर के टाइम पे पूछा गया, ज्यादातर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें इसके एक आध क्वेश्चन नहीं आते हो। चार्ज ऑन कोलॉइड सॉल्यूशन कहता है कोलॉइड विलयन पे या तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर मैं कहूँ धनात्मक कोलॉइड सोल, पॉजिटिव कोलॉइड सोल की बात करूँ मैं, पॉजिटिव कोलॉइड सोल, धनात्मक कोलॉइड विलयन की बात करूँ, पॉजिटिव कोलॉइड विलयन की बात करें या नेगेटिव आपका कोलॉइड सॉल्यूशन की बात करें,
कोलॉइड सॉल्यूशन। ऋणात्मक कोलाइडी विलेन की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या खास बात है बच्चों, पॉजिटिव कोलाइडी विलेन के अंदर आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे मेटल ऑक्साइड जैसे Al2O3.2H2O, ये भी पॉजिटिव कोलाइड इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम लोग पढ़ें Fe2O3.H2O, ये भी हो गया आपका। TiO2, ये भी आपका ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आपका CrO3.H2O, ये भी आपका हो गया। तो क्या मतलब मेटल ऑक्साइड सारे क्या है, पॉजिटिव सोल का उदाहरण है। इसके अलावा और बात करें हम लोग, पॉजिटिव सोल का एग्जाम्पल हो गया आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी क्या है आपका पॉजिटिव शेल जो है पॉजिटिव कोलॉइड सोल का एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आपके जितने भी बेसिक डाई होती हैं, बेसिक डाई जिसको हम लोग जो बोलते हैं क्षारीय रंजक, ये भी आपका क्या है, क्षारीय रंजक भी आपका कोलाइडी क्या है आपका, क्षारीय रंजक भी क्या है आपका पॉजिटिव कोलॉइड का एग्जाम्पल है। इसका है आपका इयोसिन और कॉन्गो रेड, इयोसिन और कॉन्गो रेड। इधर यहाँ बात करें आपको आर्सेनिक सल्फाइड सोल, Hb2S3 सोल। इसके अलावा और बात करें तो सल्फर सोल, सल्फर सोल, गोल्ड सोल। इसके अलावा हो गया आपका स्टार्च, जिलेटिन, गम। उसके बाद में हो गया आपका एसिडिक डाई, अम्लीय रंजक, एसिडिक डाई हो गया आपका, ठीक है। एग्जाम्पल होगा मिथाइल ब्लू, क्या होगा आपका मिथाइल ब्लू। लिखेंगे इसके अंदर कोलाइड कणों पर विशेष आवेश पाया जाता है, कोलाइडी कणों पर विशेष आवेश पाया जाता है, कोलाइडी कणों पर विशेष आवेश पाया जाता है, कोलाइडी कणों पर विशेष आवेश पाया जाता है जो धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकता है, जो धनावेशित या ऋण आवेशित हो सकता है। कोलॉइड पार्टिकल हैव स्पेसिफिक चार्ज, इट कैन पॉजिटिव और नेगेटिव, एग्जाम्पल लीजिए पॉजिटिव कोलॉइड सॉल्यूशन और नेगेटिव कोलॉइड सॉल्यूशन। Al2O3, Fe2O3, H2O, TiO2, CrO3, इसको हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। हीमोग्लोबिन आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो जाएगा, बेसिक डाई हो जाएगी, इयोसिन और कॉन्गो रेड। उधर याद करें हम लोग तो हो जाएगा आपका सल्फर सोल, आर्सेनिक सोल, प्लेटिनम सोल, धातुओं के सोल हो जाएंगे, सल्फाइड सोल हो जाएंगे, और जो है आपका इसी के अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्टार जिलेटिन गोंद, इसका एग्जाम्पल है स्टार जिलेटिन गोंद हो जाएगा। अम्लीय रंजक हो जाएगा मिथाइल ब्लू, ठीक है। तो ये बच्चों आपका चार्ज ऑन कोलॉइड सॉल्यूशन। लेकिन खास बात ये हो रही है बच्चों कि मान लीजिए कोई कोलॉइड विलेन ऐसा है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी दोनों हैं। अब जब दोनों उस कंडीशन में है तो फिर हमारे पास में एक स्पेशल कंडीशन आती है, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। अगर हम लोग इसके अंदर बात करेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए पॉजिटिव कोलॉइड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसमें कंडीशन होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। अब अधिमान्य अधिशोषण के बारे में क्या होता है बच्चों, ये हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया कोलाइडी विलेनों के गुण, और कोलाइडी विलेन गुण में मैंने आपको क्या क्या बताया है, ये बताया मैंने आपको कोलाइडी विलेन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत कण संचलन एग्जाम में आया हुआ है,
टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी मोशन और ये चार्ज ऑन कोलॉइड सॉल्यूशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आपको एग्जाम्पल पूछ लेता है, धनात्मक सोल के और ऋणात्मक सोल को उदाहरण लिखो, तो वो याद करने हैं। दूसरी बात आपसे पूछ लेता है कि भाई प्रेफरेंशियल अधिमान्य अधिशोषण क्या होता है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो पिछली बार अगली जो क्लास लेंगे हम लोग उसके अंदर इसको भी डिटेल से बात करेंगे, भैया ये अधिमान्य अधिशोषण एक्चुअल में है क्या बीमारी और किस तरीके, और इसको भी रिपीट करेंगे कि चार्ज ऑन कोलॉइड सॉल्यूशन कैसे याद करते हैं और कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो तरीके से करते रहिए। अभी राजस्थान बोर्ड का कोई इंडिकेशन नहीं है एग्जाम का, लेकिन हमें अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक है बच्चों, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही है, ऑनलाइन केवल चल रही है। ऑफलाइन क्लास के लिए क्या है, आप लोग फ़ोन करके आ सकते हैं, परिणाम में आपको अवेलेबल रहूँगा। बाकी क्लासेस सारी ऑनलाइन चल रही हैं। ठीक है बच्चों, अब कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप फ़ोन करके आ सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।